असद साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडमायरर, उनके सपोर्टर और उनके मुखालिफिन सभी एक चीज़ पे इस वक्त बहुत हैरान हैं, बड़े पजल्ड हैं, और आप इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्या वजह है कि कोयटा से बावजूद एक क्राइसिस की सूरत हाल खड़ी हो गई है, मच की ट्रेजेडी और दहशतगर्दी के बावजूद, और अपोजिशन के लीडरान वहाँ से मसलसल वहाँ पहुँच गए हैं, बिलावल भुट्टो वहाँ पहुँच गए हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध वहाँ पहुँच गए हैं, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वहाँ पहुँची हुई हैं अपनी पूरी टीम लेके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, कुछ समझ नहीं आ रही। अपोजिशन का जहाँ तक वहाँ पहुँचने की बात है, वो तो जाहिर है एक पॉलिटिकल उनको सूरत हाल नजर आ रही है। वो वहाँ पे कोई मसले का हल करने तो नहीं गए, वो अपनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने गए, विच इज़ फाइन, दैट्स ओके। वज़ीर आज़म जो है वो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, जो फैसला साजी हो रही है, उनके जो डिमांड्स हैं, उस डिमांड्स को मीट करने के लिए भी वो कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड हैं, जो ग्राउंड पे लोग हैं उनके साथ। और हमारी असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग तो ये थी कि तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं, और वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि वो बिल्कुल वहाँ का दौरा करेंगे। उम्मीद ये है कि जैसे ही ये फ़ैसला हो जाता है, लोगों की तदफीन हो जाती है, उसके बाद जो है वज़ीर आज़म जो है वो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे विज़िट भी कर लेंगे। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो मोहित, आप इन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। एक बड़ी क्लियर वाज़े हिकमत अमली हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हॉस्टाइल एजेंसीज़ काम करती हैं उनकी, और बलूचिस्तान को इस वक्त टारगेट करके एक्टिविटी बहुत बढ़ी हुई है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, शहादतें हो रही हैं हमारे फ़ौजियों की, और अब ये एक और जो सेक्टेरियन और एथनिक फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप असद साहब। लेकिन दो तीन सवाल यहाँ पे उठते हैं, पहले तो आपने एक नई चीज़ हमें बताई, बिकॉज हम तक जो चीज़ पहुंच रही है मसलसल 33 टेलीविज़न चैनल से, वो तो यही है कि उनका पहले मुतालबा था कि वहाँ की हुकूमत जो है बलूचिस्तान की मुस्ताफ़ी हो जाए, वो मुतालबा उन्होंने वापस ले लिया। दूसरा बात ये कि हम तदफीन तब करेंगे, वो मैयतों को लेके बैठे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे आएँ तो वो हम तदफीन करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि उनके और भी मुतालबात थे, कुछ हमें बताएं कि क्या वो कंडीशंस या मुतालबात थे जो आपने पूरे कर दिए हैं, जिसकी बेसिस पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि तदफीन हो सकेगी। सर, ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो ब्रीफिंग की थी कैबिनेट के अंदर, उसमें उन्होंने पूरी वो 3-4 जो मुख्तलिफ मुतालबात थे उनके बारे में हमें आगाह किया था। मैं इस वक्त इसलिए नहीं रिपीट करना चाहता अपनी मेमोरी से कि हो सकता है कि मैं कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं या टोटली एक्यूरेट ना हो, बट 3 या 4 मुतालबात थे जिनका उन्होंने बताया था। ब्रॉडली स्पीकिंग क्या है? ब्रॉडली स्पीकिंग तो ये है कि सिक्योरिटी जो उनको फराहम की जाए और जिन लोगों ने किया है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, ये तो उसका जो लुब्बे लुबाव है वो ये है। और आपको पता है ये कम्युनिटी जो है पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग, इनको टारगेट किया जा रहा है, और ये 1 दहाई से ज़्यादा तो कम से कम हो गया है जो हम देख रहे हैं कि बार बार इस कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। तो उनका जो गम है, उनका गुस्सा है, वो तो बिल्कुल हक बजानिब है, समझ में आता है। एक लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो बेचारे मजलूम लोग फंस गए हैं। सो उनकी बात तो समझ में आती है, वो क्योंकि वो ये कहते हैं, आप सारा जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वाला तो बहुत अच्छी बात है आपकी बात से, क्योंकि डॉन अखबार में अखबारात ये दावा कर रहे हैं टेलीविजन देखकर के वज़ीर आज़म शायद आज रात को चले जाएं, लेकिन आपकी बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वज़ीर आज़म अब तदफीन के बाद ही जाएंगे। तदफीन हो जाएगी तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ जा पाएंगे, उससे पहले वहाँ नहीं जाएंगे जो सड़क के ऊपर। जो अभी की सूरत हाल, लास्ट जो मेरी वज़ीर आज़म के साथ बात हुई थी, जो मेरे ख्याल में तकरीबन 1 घंटा पहले की बात है, उस वक्त तक वज़ीर आज़म की राय ये थी कि मैं ज़रूर जाऊँगा। और आपको पता है ये वो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है। पिछले 6 माह के अंदर 6-7 माह के अंदर 3 दफ़ा तो मैं वज़ीर आज़म के साथ बलूचिस्तान जा चुका हूँ। सो बलूचिस्तान जाने में ज़ाहिर है उनको कोई आड़ नहीं है, वो इसी कम्युनिटी के साथ पहले जाकर साथ खड़े भी हो चुके हैं, और बड़ी इस कम्युनिटी के अंदर वज़ीर आज़म के लिए एक नरम गोशा भी रखा जाता है, और वज़ीर आज़म को भी इस तकलीफ का एहसास है, तो वो बिल्कुल जाएंगे। उनके अपने लोग हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे उनके पास। देखिए मोहित, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई आपको ये एहसास हो, या ख़ास तौर पर उस कम्युनिटी को एहसास हो कि हम कोई अपनी ज़िम्मेदारी से हट रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो दुश्मन है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं,
اور یہ لیک آف سیکیورٹی کی بات نہیں ہے. جیسے آپ کو خود پتا ہے کہ ہم متواتر ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں, ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں وہاں پر. تو کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کو اور اپنے افسروں کو دفاع کرنے کے لیے صحیح انتظامات نہیں کر رہی ہے؟ آپ ایک چاہے وہ اعلانیہ ہو یا نہ ہو, اس وقت ایک حالت جنگ کے اندر ہیں, خاص طور پہ بلوچستان کے اندر. اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ سب کو پتہ ہے سی پیک کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوئی میں تجزیہ نہیں پیش کر رہا ہوں, یہ حکومت بھارت کی اعلان کردہ پالیسی ہے. ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر برملا کہتے ہیں, پبلکلی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہم ایتھنک سیکٹیرین فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کریں گے, بلوچستان کا نام لے کر کہتے ہیں. تو ایک جب حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. اور لیکن جیسے میں نے کہا یہ سب بڑا تجزیہ ہے, لیکن جس کے گھر سے لاش اٹھی ہو وہ یہ سب نہیں سننا چاہتا, وہ سمجھ میں آنے والی. جب آپ ٹھیک ہے, جب آپ ٹھیک ہے, ہم اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن پہ آ جاتے ہیں. آپ پاکستان کے پلاننگ منسٹر بھی ہیں, ایک نئے اشرے کا بھی آغاز ہوا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے سی پیک کو ٹارگٹ کرنے میں. تو ان موجودہ حالات میں جہاں ہر چیز کو دیکھیں نا, ایک ان ہاسٹائل ایجنسیز نے ایک بہت بڑا پولیٹیکل کرائسس جو ہے گزشتہ 4 دن سے پاکستان میں کھڑا کر دیا ہے, جس میں پاکستان کی اپوزیشن اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے, میڈیا چینلز اس میں کھیل رہے ہیں, مختلف لوگ اس کے اندر کھیل رہے ہیں. تو آپ ایز اے پلاننگ منسٹر کیا دیکھتے ہیں آگے, کیسے آپ ان چیلنجز پہ قابو پائیں گے جو آپ کی ڈیولپمنٹ کے راستے میں جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں, نیریٹو کے چیلنجز ہیں, پولیٹیکل کیوس کے چیلنجز ہیں, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, جیسے ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک یونی ڈائمینشنل نہیں ہے, اس کی ایک جہت نہیں ہے, اس کی ایک سے زیادہ جہتیں ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور اس لیے آپ نے اس کا کس طریقے سے دفاع کرنا ہے. اس کا فارن پالیسی ڈائمینشن ہے, اس کا ایک نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ڈائمینشن ہے. لیکن جس چیز کے ساتھ میں براہ راست ڈیل کرتا ہوں وہ ہے وہاں کا بلوچستان کا ترقیاتی جو منصوبہ سازی ہے, اور بلوچستان کے عوام کے اندر ایک جو کوشش کی جا رہی ہے ڈالنے کی, اور ایک حد تک وہ ماضی میں درست بھی رہ چکا ہے کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا اور ترقی کے لحاظ سے بلوچستان پیچھے رہ گیا بنسبت باقی پاکستان کے. تو اسی لیے ہم نے خصوصی طور پہ یہ ایک انیشیٹو اٹھایا تھا جس کو ہم نے بلوچستان کے جو ڈپرائیوڈ ایریا ہیں ان کے لیے ڈیولپمنٹ پیکج. بلوچستان کی تاریخ میں کبھی, اور میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ نے اتنا بڑا پیکج دے دیا, اس سے بہت چھوٹا بھی دیتے تو ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے. اور اس کی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو روٹ کازز ہیں, جو غربت ہے, جو وہاں پر روزگار کی کمی ہے, جس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, جس کو استعمال کرتے ہوئے دشمن آپ کے خلاف یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس روٹ کاز کو ایڈریس کیا جائے. تو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی تو ہماری بہت روبسٹ ہے اور بڑی ایگریسو ہے. جیسے میں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے کام کی کوشش نہیں کی گئی ہے جو اس حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے.